नमस्कार, मैं रोहित झा। बांग्लादेश एक बार फिर से जल रहा है। राजधानी ढाका समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता शेख हसीना के विरोधी कहे जाने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में व्यापक अशांति फैल गई है। हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत की खबरें फैलते ही ढाका सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हादी हादी जैसे नारे लगाए। 18 दिसंबर को जैसे ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हादी की मौत की पुष्टि की, देश के अलग अलग इलाकों में दंगाइयों ने तांडव मचाया। दंगाइयों ने देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलोक के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। आग लगाने के बाद करीब 25 पत्रकार अंदर फंस गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ जगहों पर भारत के खिलाफ नारे भी लगाए जाने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में लोगों के एक समूह ने पहले एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद युवक को पेड़ से लटकाकर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग अल्लाहू अल्लाह के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दंगाइयों के एक ग्रुप ने चट्टोग्राम में भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर धरना दिया और साथ ही भारतीय आक्रामकता खत्म करो, अवामी लीग से जुड़े लोगों को पकड़ो और मार डालो जैसे अवामी लीग और भारत विरोधी नारे भी लगाए। बाद में पुलिस अधिकारियों ने दखल दिया और दंगाइयों को परिसर से पीछे ढकेल दिया। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ किया गया। आपको ज्ञात हो कि शेख मुजीबुर रहमान के घर पर यह दूसरी मर्तबा हमला हुआ है। इससे पहले फरवरी 2024 में भी हमला हो चुका है। बांग्लादेश के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद यूनिस ने उस्मान हादी की मौत और देश भर में फैली हिंसा के बाद ढाका में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हादी के सम्मान में शनिवार को राजकीय शोक दिवस घोषित किया गया। रॉयटर्स के अनुसार बांग्लादेश में आज उनका राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और प्रार्थना सभा भी आयोजन की जाएगी। अब समय आ गया है कि बांग्लादेश में अब जो कुछ भी हो रहा है उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने की भी आवश्यकता है। बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुई हैं। ये स्थिति भारत के लिए कभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती। निश्चित तौर पे इसे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और सरकार के विदेश नीतियों की विफलता कही जाएंगी। भारत अपने पड़ोसी और कई महत्वपूर्ण बॉर्डर साझा करने वाले मुल्क से दूर होता चला गया। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को अधिकार और ताकत तो बहुत मिली हुई है, लेकिन जवाबदेही बहुत कम है। अमेरिका में संसद की विशेष समितियां खुफिया एजेंसियों की निगरानी करती हैं। भले ही ऐसे बैठकों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन जवाबदेही तय की जाती है। भारत के मामले में यह तस्वीर काफी अलहदा है। भारत की संसद में खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मामलों में निगरानी का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या विपक्ष को शामिल करते हुए सांसदों की एक समिति को यह पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि ऐसी विफलताएं आखिर क्यों हो रही है? विफलताओं की सूची लंबी होती जा रही है और सवालों का अंबार लगता जा रहा है। भारत से इतनी बड़ी चूक आखिर हो कैसे सकती है? 2024 के बांग्लादेश के संसदीय चुनाव परिणामों में शेख हसीना की जीत होती है, लेकिन चुनावों से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेताओं और समर्थकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इन सब के बाद चुनाव में शेख हसीना की जीत के बाद भारत ने हसीना को न सिर्फ बधाई दी बल्कि उनका समर्थन किया, जबकि उसी वक्त 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में बांग्लादेश के लिए लड़ने वालों के वंशजों को 30% नौकरी दिए जाने के फैसले के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाए। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो जाता है और शेख हसीना भागकर भारत पहुंचती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनसे मुलाकात भी करते हैं। सवाल है कि बांग्लादेश की जमीनी हकीकत को समझने में इतनी बड़ी भूल आखिर कैसे हो सकती है? ये सवाल अजीत डोभाल से इसलिए भी पूछा जाना चाहिए कि विदेश नीति और सरकार को जानकारी देने और सलाह देने में एनएसए की भूमिका अहम होती है। इसलिए इस स्थिति में
जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। काफ़ी हद तक यही स्थिति रहती है। खैर, यह भी पहली बार नहीं है कि जब अजीत डोभाल के कार्यकाल में ऐसी नाकामियां उजागर हुई है। चीन के साथ एलएसी पर टकराव की स्थिति पैदा होना हो, या उत्तर अमेरिका में कनाडाई और अमेरिकी नागरिकता वाले सिखों की हत्या और हत्या की कोशिशों से जुड़े आरोप लगना हो। पिछले एक दशक में लगातार सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के काम पर सवाल उठे हैं, मगर जवाब और जवाबदेही हमेशा की तरह नदारद है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ का उभार एक चिंता का विषय है। निश्चित तौर पे किसी भी प्रदर्शन के हिंसक बन जाने को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। आंदोलन करना क्या होता है, ये बांग्लादेश को गांधी से सीखने की जरूरत है, अगर वो सीखना चाहते हैं तो। गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इस घटना से गांधी आहत हुए और अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गांधी की आलोचना करना बहुत आसान है, मगर गांधी बनना मुश्किल। बांग्लादेश किस राह पे निकल चुका है, ये खुद बांग्लादेश को भी नहीं पता। बांग्लादेश में एक भीड़ ने टैगोर के पुराने पैतृक घर को तोड़ दिया। वही टैगोर जिन्होंने भारत के साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। टैगोर ने लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। अब ये आमार विभत्सो बांग्ला और आमार डरावना बांग्ला बन चुका है। ये ठीक ही है कि बांग्लादेश अपने राष्ट्रगान से भी टैगोर का नाम मिटा दे, क्योंकि बांग्लादेश जिस रास्ते पे निकल चुका है, इसी कट्टरपंथी राष्ट्रवाद के खिलाफ टैगोर आजीवन रहे। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। बहुत बहुत शुक्रिया।